हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, कल की क्लास में हमने देखा था मानव परिसंचरण तंत्र में जो भाग लेने वाले अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय के बारे में हमने देखा था, हमने धमनी के बारे में देखा था, सिरा के बारे में देखा था, किसके क्या काम होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है। और अंतिम में हमने दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में देखा था कि दोहरा परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं। एक बार अगर हम लोग पुरानी क्लास में दोहरा परिसंचरण तंत्र को रिवाइज कर लें तो हमने देखा था कि सबसे पहले महासिराओं से होता हुआ, अगर मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाऊं तो हमने देखा था कि सबसे पहले महासिराओं से होता हुआ जो रक्त है वो कहाँ पे आता है, वो रक्त सर्वप्रथम कहाँ पे आता है, आपके दाएं आलिंद में। ठीक है, फिर दाएं आलिंद में आने के बाद आपका जो रक्त है, जब दायां आलिंद संकुचन होता है तो ये दाएं नीला में प्रवेश करता है। दाएं नीला से फिर जब दाएं नीला में संकुचन होता है तो ये रुधिर जो है वो फेफड़ों तक, फुफ्फुस तक जाता है, और जिस धमनी के थ्रू जाता है उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये कैसी धमनी होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है कि अनऑक्सीकृत रुधिर, या कह सकते हैं जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ऐसा एक रुधिर जो कि जो कि धमनी में बहता है वो है फुफ्फुस धमनी। उसके बाद हमने देखा था कि फुफ्फुस में जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन होता है। उसके बाद वापस हमारे पास रुधिर आता है हमारे हृदय में, और इस बार हृदय में जो रुधिर आता है वो सिराओं द्वारा आता है, जिसे फुफ्फुस सिरा कहते हैं। फुफ्फुस सिरा से क्या होता है कि जो रुधिर है, फुफ्फुस सिरा जो है, वहाँ से जो रुधिर है वो रुधिर क्या होता है कि आपके बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में फिर जो है संकुचन होता है और आपका जो रुधिर है वो बाएं नीलम में प्रवेश करता है। बाएं नीलम में प्रवेश करने के बाद पुनः आपका जो रुधिर है वो आपके पूरे शरीर में भेज दिया जाता है महाधमनियों द्वारा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने संरचना के बारे में भी बात की थी, वो सारी चीज़ें आप कल की क्लास में देख सकते हैं। सो बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है फेफड़ों में कि जो फेफड़े होती हैं वहाँ से जो है ऑक्सीजन का लेन देन हो जाता है। अगर आपने श्वसन वाली कक्षा को ध्यान से पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मानव में श्वसन होता है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो वहाँ पे हमने बात की थी कुपिकाओं के बारे में। वहाँ पे बच्चों हमने बात की थी किसके बारे में, कुपिकाओं के बारे में। कुपिकाएँ क्या थी, जिसे हम एल्वोलाई कहते थे, वो कौन सी संरचना थी। अगर हम अपने जो है कि लंग्स को एक बार बनाएं तो हमने क्या देखा था कि लंग्स में क्या थी कि इस तरीके से हमारे पास, पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, हमने लंग्स में क्या देखा था कि बीच में इस तरीके से एक ट्यूब है जो कि हमारे यहाँ से श्वास नली को प्रदर्शित करती है। उसके बाद श्वास नली एक स्थान पे आने के बाद इस तरीके से दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है। इस तरीके से ये दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है। ये दो हिस्से जो है ये आगे चल के और हिस्सों में इस तरीके से लगातार विभाजित होते रहते हैं, और ये जो है इस तरीके से इनमें लगातार विभाजन होता रहता है। इस तरीके से लगातार विभाजन होता रहता है, और इसके बाहर एक इस तरीके से संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फेफड़े। ऐसे रफ सा डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये संरचना क्या कहलाती है, ये संरचना कहलाती है हमारे फेफड़े, कुछ ऐसे संरचना। उसके बाद इसके मध्य में क्या है, मध्य में हमारे पास यहाँ पे आपका प्यारा सा हृदय है, जो कि जहाँ से जो है रुधिर आ रहा है। हमने देखा था कि जो नीचे आपका इधर के साइड, दाएं साइड, जो आपके इस साइड वाले में झुका हुआ वाला जो एरिया है, उधर नहीं बल्कि जो सिरा, जो ऊपरी हिस्सा है, उस हिस्से से रक्त शरीर में प्रवेश करता है, और इसी हिस्से से रक्त जो है वो आपके फेफड़ों तक जाता है। इसी हिस्से से फेफड़ों से रक्त वापस आता है, मतलब आने जाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं इसी दिशा से होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ऐसा क्या होता है कि हमारे हृदय से जब रक्त फेफड़ों में जाता है तो यहाँ पे रक्त जो है वो अनऑक्सीकृत अवस्था में जाता है, पर आता है ऑक्सीकृत अवस्था में। जैसे कहते हैं ना कि जब राम जी वनवास के लिए गए थे तो वो राम थे, लेकिन जब वापस आए तो वो श्री राम हो गए। उनकी क्वालिटीज़, उनका जो जस था, यश था, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ चुका था। वैसे ही जब यहाँ से हृदय से छोड़ के रक्त गया था तो वो एक अनऑक्सीकृत प्रदूषित रक्त कह सकते हैं, या हमारे शरीर के लिए कम उपयोगी रक्त था। लेकिन जब वो फेफड़ों से वापस आता है तो उसका यश बढ़ गया रहता है, उसकी क्वालिटीज़ इंक्रीज हो गई होती हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, सपोज करिए कि यहाँ से हृदय से क्या है कि हृदय से रक्त जो है वो आगे की तरफ भेजा जा गया है। मान लीजिए हृदय से जो है रक्त जो है वो इस तरीके से इस साइड भी, और रक्त जो है इस फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में रक्त जाता है। रक्त फेफड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि आपको पता है कि शरीर की हर कोशिका को, शरीर के हर अंग को क्या चाहिए होता है, जिंदा रहने के लिए
ऑक्सीजन और क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह चाहिए होता है। तो फेफड़ों को भी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि फेफड़ों में रक्त, बस फेफड़ों में रक्त जाता है और किसी अंग में नहीं जाता। हर अंग को ऑक्सीजन और भोजन को की प्राप्ति के लिए रक्त हर ऑर्गन्स में जाता है। आप कहीं से भी कट कर दीजिए अपनी बॉडी में, हर पार्ट से आपके खून निकलेगा, ठीक है। कोई भी अगर आप लिविंग पार्ट अपनी बॉडी का काटते हैं तो वहां से ब्लड निकलेगा। अगर मैं इस संरचना का अंतिम छोर बनाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से बलून लाइक संरचना होती है, जिसे हम कहते थे कुपिकाएं। जो लंग्स होती हैं, जो फेफड़े होती हैं, उसमें इस तरीके से बलून लाइक संरचनाएं भरी होती हैं। बात समझ में आई? तो ये जो बलून लाइक संरचना है, उसी में मुख्य रूप से क्या होता है, ऑक्सीजन का और CO2 का लेन देन होता है। क्या होता है, देखिए सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एल्वोलाई है, या जैसे हम कुपिकाएं कहते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक सिंगल एल्वोलाई हमने ले लिया और हम देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन का और CO2 का लेन देन होता है। इसके बाद क्या है, दूसरी अवस्था में हमारे पास मान लो इस जो है कि इसको देने के लिए आप कभी भी कुपिकाओं का अगर फोटो देखेंगे तो इस कुपिकाओं पे ऐसे 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 क्या है, रक्त की केशिकाएं लगी होती हैं। रक्त की केशिकाएं क्यों लगी होती है, क्योंकि कुपिकाओं के सेल को रक्त देना होता है, तो इसलिए हर, जैसे आपकी बॉडी के हर पार्ट में रक्त केशिकाएं होती है। जैसे आपने पत्तियों में देखा होगा कि पत्तियों में या पौधे के हर भाग में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है कि वहां तक खाना पानी पहुंच सके। वैसे ही हमारे शरीर के भी हर भाग में क्या होती है, रक्त केशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो रक्त केशिकाएं हैं, ये रक्त केशिकाओं को हम इसके ऊपर ना बना के हम इसको थोड़ा सा बगल में बना देते हैं, ताकि चीजें आपको समझ में आए। हो क्या रहा है, हमारे कुपिकाओं में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या है कि हम जो सांस ले रहे हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर में क्या है 20 to 21% ऑक्सीजन और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब जो सांस हम ले रहे हैं उसमें CO2 भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है, सब जा रहा है। लेकिन CO2 का कंसेंट्रेशन जो है वो O2 से बहुत कम है, ठीक है। और हमारे पास रक्त में क्या है, रक्त में हमारे पास अभी ये जो रक्त है इसमें CO2 भी है। तो देखिए यहाँ पे CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत कम है, इससे CO2 ज़्यादा होती है हमारे रक्त में। तो आपको पता है कि अगर आप घर में एक जगह परफ्यूम मार देते हो तो पूरे घर में वो परफ्यूम फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि आपने जहाँ पे परफ्यूम मारा था वहाँ पे जो परफ्यूम के जो सुगंध के पार्टिकल्स थे उनका कंसंट्रेशन कम था और पूरे रूम में ज़्यादा था और पूरे रूम में कम था। आप पानी में मान लो कोई इंक घोल रहे हो या कोई डाई घोल रहे हो तो स्टार्टिंग में आप एक जगह डालते हो, फिर मिला देते हो तो पूरे में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे कम था वहाँ से ज़्यादा की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव, सॉरी जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ से कम की ओर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा था, यहाँ पे ऑक्सीजन कम था, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाता है और CO2 जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ की जो भित्ति होती है, ये भित्ति जो है बहुत पतली होती है। पतली भित्ति जो होती है ये गैसों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आने जाने की अनुमति देती है। इतनी बात समझ में आई? तो यही चीज आपको बतानी है जब आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि फुफ्फुस में जो है कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये बात अगर आपको समझानी है बच्चों को या आपको खुद से एग्जाम में लिखना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्यों होता है। सबसे पहली बात तो क्या है, कुपिकाओं के पास ये सारी क्रियाएं होती हैं। कुपिकाएं बलून लाइक संरचना इसलिए बनाती हैं क्योंकि आपको जो है एक जो आपका सरफेस है, कह सकते हैं जो पृष्ठ है वो ज्यादा हो सके। अगर पृष्ठ ज्यादा रहेगा तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि O2 यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, 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 यहाँ से भी। तो यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान किसके बीच में होता है, कुपिकाओं और रुधिर केशिकाओं के बीच में। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ की जो भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे, अगर आप बायो के साथ कंटिन्यू करना करेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल में चीजें मिलेंगी, पता चलेंगी कैसे पतली क्यों होती हैं, कैसे इनका जो नेचर है वो और जगह से पतला है, तो सब चीजें आप वहां पे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है। ये चीज समझ में आया कि हमारे पास क्या है, फेफड़े हैं, फेफड़ों के बीच में क्या है, आपका हृदय स्थापित है। हृदय से क्या होता है कि जब आपके दाएं नीला से जब रुधिर जो है आपके फेफड़ों तक आता है तो वहाँ पे एल्वोलाई में जब वो रक्त जाता है तो एल्वोलाई क्या करती है, वहाँ पे वो पतली भित्ति होने के कारण इनका O2 CO2 का लेन देन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, संपूर्ण रक्त आपके लंग्स में, अगर फेफड़ों में रक्त गया तो ऐसा तो है नहीं कि लंग्स अपना रक्त रख लेंगे, फिर वो रक्त जो है लंग्स से जब उसे ऑक्सीजन दे लेगा तो फिर वो अपनी सिराओं द्वारा पुनः जो है हृदय में प्रवेश करेगा। तो हृदय में जब वो प्रवेश करेगा तब वो अब एक ऑक्सीकृत रक्त हो चुका होगा जिससे पूरे
पूरे के पूरे शरीर में हम भेज सकते हैं, या हृदय जो है पूरे शरीर में प्रवाहित कर देता है। बात समझ में आएगी क्या होता है जब हम बात करते हैं कि फुफ्फुस में गैसेस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये बात समझ में आई। यहाँ पे हमने देखा था कल की वीडियो में, थोड़ा सा आज और देख लेते हैं। दिया है कि फुफ्फुस में अनऑक्सीकृत रुधिर का ऑक्सीकृत रुधिर में परिवर्तन, कि फुफ्फुस जो है, फेफड़े जो है, लंग्स जो है, इनमें अनऑक्सीकृत जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकृत ऑक्सीजन में कैसे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए फिर दिया है, क्या दिखाया इसमें, क्या लिखा है, पक्षियों एवं स्तनधारियों के शरीर में, पक्षियों तथा स्तनधारियों के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो पक्षी हैं, जो स्तनधारी हैं, इनके शरीर में अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? अगर आपको पता होगा तो जैसे हम लोग का क्या है, ठंडी रहे या गर्मी रहे, किसी भी कंडीशन में हमारी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है, जो आंतरिक हमारा शरीर का तापमान है, वो एक निश्चित तापमान होता है। हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान है वो एक निश्चित तापमान होता है, जबकि जो सरीसृप हैं, जो मछलियां हैं, उनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हमारे शरीर को बाहर के एटमॉस्फेयर से, अपने एटमॉस्फेयर को चेंज ना होने की वजह से हमें जो है ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है ऊर्जा की। ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे जब हम वो सारे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे ऊर्जा वगैरह का चैप्टर, इकोलॉजी वगैरह, मतलब कह सकते हैं पारिस्थितिकी वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जब हम विकास वाला अध्याय पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो पक्षी तथा स्तनधारी जो है वो जंतुओं में सबसे उच्च कोटि के जीव माने जाते हैं। तो इनमें जो है शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखने की क्षमता होती है, और इस निश्चित बनाए रखने की क्षमता के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होता है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर आपको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है तो ऊर्जा कहाँ से बनती है? ऊर्जा बनती है यहां से, ऊर्जा बनती है यहाँ से, कि जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करते हो तो यहाँ से हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। इसका मतलब अगर एक स्तनधारी को, एक पक्षी को ज़्यादा ऊर्जा बनानी है तो उसे ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, उसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ग्लूकोज और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए तो आपको पता है कि क्या करना होगा, कि अच्छे से जो है कि गैसेस का आदान प्रदान कुपिकाओं द्वारा होना चाहिए। और ज़्यादा ग्लूकोज के लिए हमें ज़्यादा खाना लेना होगा, या फिर हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक पदार्थ है, उनकी जो ज़रूरत हमको ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए हमारे अंदर पक्षियों में और स्तनधारियों में क्या होता है कि हृदय जो होते हैं उनमें ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रुधिर कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, क्योंकि अगर ऑक्सीकृत रुधिर के साथ अनऑक्सीकृत रुधिर मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे ब्लड जाएगा, अगर ब्लड मान लो हृदय ने पंप कर दिया, उसमें ऑक्सीजन के साथ CO2 भी बहुत सारा है, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की प्राप्ति उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हमको होनी चाहिए थी। तो इसलिए हमारे हृदय में 4 वेस में होते हैं। कैसे जो है फुफ्फुस से धमनी जो है कि अनऑक्सीकृत रुधिर ऑक्सीकृत रुधिर में परिवर्तित होता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट में क्या दिया है, जबकि सरीसृप में 3 कोष्ठी तथा मछलियों में द्विकोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। सरीसृप में, जो सरीसृप वर्ग के जीव हैं, उनमें जो हृदय का कोष्ठ होता है वो 3 कोष्ठ का होता है। मतलब जैसे हमारे में 2 आलिंद 2 निलय थे, तो उनके में क्या होता है, 2 निलय और 1 आलिंद होता है। और वहीं पे मछलियों में 1 आलिंद और 1 निलय होता है। तो इस तरीके से कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि सरीसृप में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मछलियों में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, स्तनधारियों में जो है कि हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो ये चीज आप एक तरीके से नोट करके लिख लीजिएगा कि हाँ भाई, स्तनधारियों में इतना, मछलियों में इतना और सरीसृप में इतना। ठीक है, समझ में आ गया। कल जो हमने वीडियो के थ्रू समझा था, कल हमने यहाँ पे जो एक क्लिप लगाई थी उसके थ्रू हमने समझा था कि आखिर पूरे शरीर में जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, इसमें परिसंचरण होता कैसे है, ये चीज़ हमने कल की क्लास में समझी थी। आज थोड़ा सा फिर से और देख लेते हैं, क्योंकि अब हम ये जो फुफ्फुस में परिवर्तन हो रहा है इसको समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या हमने देखा था कि हमारे पास हृदय में दायां आलिंद है, दायां निलय है, बायां आलिंद है, बायां निलय है। सबसे पहले हमने क्या कहा था, यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो सबसे पहले क्या होता है, महाशिराओं द्वारा, सबसे पहले क्या होता है, महाशिराओं द्वारा रुधिर जो है वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो पहले महाशिराओं द्वारा रुधिर जो है वो हमारे पास दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद से ये दाएं निलय में प्रवेश करता है, दाएं आलिंद से ये दाएं निलय में प्रवेश करता है। दाएं निलय से फिर ये जाता है हमारे फुफ्फुस धमनियों के थ्रू जाता है हमारे फुफ्फुस में, मतलब कि फेफड़ों में जाता है। वहां से अनऑक्सीकृत और रुधिर जो है ऑक्सीकृत में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये आता है बाएं
आलिंद में, फिर ये आता है बाएं निलय में, बाएं निलय में, उसके बाद ये हमारे पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में महाधमनियों द्वारा, या बस लिख सकते हैं कि महाधमनियों द्वारा, महाधमनियों द्वारा क्या होता है कि पूरे शरीर में ये प्रवाहित हो जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा कह सकते हैं कि जो आपके हृदय में रक्त का आना जाना होता है उसका काम है। अब यहाँ पे मुख्यतः कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज होता है। पहली बात तो होती है फुफ्फुस। फुफ्फुस में हमने क्या देखा कि फुफ्फुस जो होती है, यहाँ पे जो रुधिर जाता है वो जाता है हमारे फुफ्फुस धमनियों से, जो रुधिर जाता है वो जाता है फुफ्फुस धमनियों से, और यहाँ पे फुफ्फुस धमनियों से रुधिर जब हमारे फुफ्फुस में पहुँचता है तो यहाँ से हमारे फुफ्फुस में जो रुधिर है वो ऑक्सीकृत रुधिर में परिवर्तित हो जाता है। और जब महाधमनियों द्वारा रुधिर हमारे पूरे शरीर में जाता है तो वहाँ पे क्या है, वो ऑक्सीकृत अवस्था में होता है। लेकिन जब जब जिस कोशिका को ज़रूरत होती है उस कोशिका को वो ऑक्सीजन दे दिया जाता है और वहाँ पे जो CO2 बना होता है उसे वापस ले लिया जाता है। जैसे मैंने आपको अगर इस तरीके से बताऊँ कि यहाँ पे क्या है, मान लो दूसरे कलर से बनाते हैं, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास एक कोशिका है, बेचारी को बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए उसे बहुत सारे ऑक्सीजन की और बहुत सारे उसको जो है कि खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब बेचारा खाना तो खुद से बना नहीं सकता क्योंकि खाने वाला डिपार्टमेंट जो है वो तो किसका है, वो तो हमारे पाचक तंत्र का है, हमारे पास जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम है। तो इसको खाना चाहिए होगा तो इसको खाना देने वाला कौन है, आपका ब्लड वेसल्स है, जो रक्त की केशिकाएँ होती हैं, वहीं से उसको खाना ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे रक्त बह रहा है, सपोज करिए कि यहाँ पे रक्त बह रहा है और इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो भोजन भी है। मान लो इस तरीके से हम भोजन बना लेते तो यहाँ पे हमारे पास भोजन भी है। इस सेल को मान लो भूख लगी है या इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, सपोज करिए कि भूख लगी है, तो ये क्या होगा कि यहाँ से जब रक्त बहेगा तो इस रक्त से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ चला आएगा, इस रक्त से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ चला आएगा, जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो भी यहाँ चला आएगा और उसके बाद उसके एवज में जो CO2 वगैरह है, जो चीज़ें हैं वो हमारे रक्त में वापस कर दी जाती हैं। तो ये चीज़ होती है जब हमारे पास यहाँ की बात अगर हम करें, यहाँ की बात कि जब ऑक्सीकृत रुधिर आता है तो ये अनऑक्सीकृत रुधिर में कैसे परिवर्तित होता है। जैसे जैसे ये अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग ऊतकों में प्रवेश करता है ऑक्सीकृत रुधिर, हर कोशिका को अपने जिंदा रहने के लिए या फिर अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं तो इसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, हम आपसे बोल रहे हैं तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, आप नोट कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास में बैठे हैं, उसके लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए। तो हर ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और हर ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, ब्लड से मिलेगा। तो यहाँ से रक्त द्वारा जो भी ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ आते हैं वो पोषक पदार्थ जो है धीरे धीरे पूरे शरीर में इस तरीके से, यहाँ पे देखिए एक मनुष्य का शरीर बनाया गया है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक मनुष्य का शरीर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस शरीर में क्या हो रहा है, इस शरीर में आपका पूरा का पूरा जो है कि आपका ऑक्सीजन और जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ की जा रही हैं। उसके बाद ये इस तरीके से वापस हो जा रहा है, फिर से वो ऑक्सीकृत जो रुधिर था वो अनऑक्सीकृत रुधिर में परिवर्तित पूरा एक साथ कलेक्ट करके पूरी बॉडी से आपके हृदय में प्रवेश कराया जा रहा है। तो ये पूरे हृदय का पूरे शरीर में आपके रक्त का जो आवागमन होता है, कैसे ऑक्सीकृत अनऑक्सीकृत में और कैसे अनऑक्सीकृत ऑक्सीकृत में परिवर्तित होता है, ये चीज़ है। ये जो प्रक्रिया है ना, इसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये वाली जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो यहाँ पे होता है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो जो बाहर मतलब लंग्स के पास हो रहा है ऊपरी हिस्से में, उसे एक्सटर्नल और इसे इंटरनल, मतलब इसे बाह्य और इसे आंतरिक शोषण कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये कैसे है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, रुधिर दाब के बारे में, कि जो रुधिर बहता है कहीं पे भी, अगर कि कोई पाइप है, कोई ट्यूब है, तो उसमें क्या है कि उसमें अगर कोई चीज़ बह रही है तो उसका एक दबाव होता है, एक उसका चाप होता है। तो ये जो दबाव होता है, जो चाप होता है, ये कैसे काम करता है, और ये दबाव या चाप की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर
का क्या कॉन्सेप्ट है और ब्लड प्रेशर का हमारे हेल्थ से क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझा कि फुफ्फुस में जो रुधिर होता है वो ऑक्सीकृत से अनऑक्सीकृत में या फिर अनऑक्सीकृत से ऑक्सीकृत में, और हमारे शरीर में जो रुधिर रहता है वो जो है कि ऑक्सीकृत से अनऑक्सीकृत रूप में कैसे परिवर्तित होता है। सो आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।